इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का जो आपका इसमें टॉपिक होगा उसका नाम है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। बहुत सिंपल मीनिंग है, ओनली दोज पर्सन हु आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द सेम। इसका मतलब यह है कि जो लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होती हैं, केवल उन्हीं के पास ये राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। यहाँ पर इन्फोर्स करवाने का क्या मतलब है कि वो दो पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं, केवल उन्हीं के पास ये राइट होगा कि वो यहाँ पर सूट फाइल कर सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, और सिंपल में समझें तो अगर इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर होते हैं, जो अजनबी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ नहीं होती हैं, उनके पास कोई राइट नहीं होता, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। सबसे पहले तो अब हमने यहाँ पर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जान लिया कि केवल जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उन्हीं के पास ये राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करा सकती हैं। इसमें एक केस लॉ के माध्यम से मैं इसे आज क्लियर करती हूँ। जमुना दास वर्सेस राम अवतार का केस है। इस केस में ढंग से समझिएगा इसे आप। इस केस में यह हुआ था कि यहाँ पर एक पार्टी हो गई, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को उसने एक्स को दिया था। यहाँ पर उसने एक्स के पास अपनी उस प्रॉपर्टी को मोर्गेज रखा था। बाद में ए ने उसी प्रॉपर्टी को जो उसने एक्स के पास मोर्गेज रखी है, ए ने उस प्रॉपर्टी को सोल कर दिया है। यहाँ पर ए ने उस प्रॉपर्टी को बी को सोल करा है। अब हम यह तो जानते हैं कि जो मोर्गेज डीड हुई है वो ए और एक्स के बीच हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और जो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई है वह किसको हुई है, वह बी को सोल्ड आउट हुई है। यहाँ पर बी जो है वो ये एग्री करता है ए के साथ में कि बी एक्स को पेमेंट कर देगा। जो मोर्गेज डेब्ट है उसको बी ए के बिहाफ पर पे करने का प्रॉमिस ए से करता है। यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं कि जब एक्स के द्वारा बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है तो यहाँ पर यह माना जाता है कि जो बी है उसको यहाँ पर फोर्स नहीं किया जा सकता है मोर्गेज डेब्ट पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो बिटवीन एक्स और ए हुआ था, ना कि बी, क्योंकि बी उस समय वहाँ पर एक स्ट्रेंजर था। और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत केवल जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ होती हैं वही यह राइट रखती हैं कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करवा सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी बताए गए हैं जिनमें प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यह रूल अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं जिनमें स्ट्रेंजर को ये राइट मिल जाता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। इसका मतलब कोई भी अजनबी को ये राइट कुछ पॉइंट्स में मिल जाता है कि वह सूट फाइल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। अब यहाँ पर हम पहले उन एक्सेप्शंस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर इसमें सबसे पहला इसका एक्सेप्शन आता है ट्रस्ट या बेनिफिशियरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसे भी एक केस लॉ समझाती हूँ। ख्वाजा मोहम्मद खान हुसैनी बेगम का केस है ये, इसे ध्यान से समझिएगा। इस वाले केस में एक एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट एक्चुअली में लड़का यानी कि बॉय, लड़के के पिता और जो उसकी पत्नी है लड़के की, उसके फादर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट इस बात पर होता है कि शादी हो जाने के बाद से जो लड़की के फादर इन लॉ होंगे, जो इस केस में डिफेंडेंट हैं, उनके द्वारा यह प्रॉमिस लड़की के फादर से किया जाता है कि वह हर महीने एक सर्टेन पर्सनल अलाउंस उस लड़की को पे करा करेंगे। और यहाँ पर इस बात को और महत्व देने के लिए उन्होंने यह तय करा होता है कि उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर्टी अलग से रखी है और उस प्रॉपर्टी से जो भी पेमेंट आएगी वह उस लड़की को उसके पर्सनल अलाउंस के लिए खर्चे के लिए दे दी जाएगी। लेकिन शादी हो जाने के बाद डिफेंडेंट ने अपने इस प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया है। यहाँ पर अब हमें इतना तो पता चल ही रहा है कि जो बेनिफिट है इस एग्रीमेंट का वो किसको जा रहा है, उस लड़की को जा रहा है जो इस केस में प्लेंटिफ बनती है। उस प्लेंटिफ के द्वारा यहाँ पर अगेंस्ट डिफेंडेंट, उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट ये सूट फाइल किया जाता है कि डिफेंडेंट ने अपनी प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं करा है
डिफेंडेंट उसको सर्टेन पर्सन अलाउंस नहीं दे रहा है। पर जो डिफेंडेंट है वो अपने पक्ष में इस बात को रखता है यहाँ पर कि एक्चुअली में तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो लड़की यानी कि जो प्लेंटिव है उसके फादर के साथ में हुआ था। तो ऐसे में तो जो प्लेंटिव है वो तो यहाँ पर पार्टी है ही नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट की। और यहाँ पर तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो लोग पार्टीज होते नहीं हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उनके पास राइट ही नहीं होता कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकें। तो ऐसे में प्लेंटिव को यह राइट यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। पर हम तो एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर यह तय करा गया कि जो प्लेंटिव है वो एक बेनिफिशरी है, वो बेनिफिट ले रही है यहाँ पर। इसलिए यद्यपि ये बात सत्य है कि वो उस पार्टी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन वो यहाँ बेनिफिट ले रही है, वो बेनिफिशरी है। इसलिए यहाँ पर उसके पास ये राइट आता है कि वह सूट फाइल कर सकती है और वह उस कॉन्ट्रैक्ट को जो कि एक्चुअली में उसके फादर और डिपेंडेंट के बीच हुआ था उसको वह इन्फोर्स करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पर उस एग्रीमेंट का बेनिफिट उसके लिए जा रहा है। तो हमारा यहाँ पहला एक्सेप्शन कंप्लीट हो जाता है और जो बताता है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। एक्नॉलेजमेंट में केस आएगा नारायणी देवी वर्सेस टेंगोर कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था, इसमें एक एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट एक्चुअली में डिफेंडेंट और प्लेंटिव के हस्बैंड के बीच में हुआ था। एग्रीमेंट यहाँ पर इस बात के लिए हुआ था कि डिफेंडेंट्स जो होंगे वो एक सर्टेन अमाउंट प्लेंटिव के हस्बैंड को उसके लाइफ टाइम तक और उसके मरने के बाद में उसकी पत्नी जो कि यहाँ प्लेंटिव है इस केस में उसको दिया करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि क्या प्लेंटिव को यह राइट होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती थी जो कि एक्चुअली में उसके हस्बैंड और डिफेंडेंट्स के बीच हुआ था, जबकि यहाँ पर यह इस्टेब्लिश हो चुका था कि डिफेंडेंट ने एक सर्टेन पेमेंट भी प्लेंटिव को देना शुरू कर दिया था और इससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जा चुके थे। इसका मतलब यह है कि जो डिफेंडेंट था उसके कंडक्ट से यह वाली बात साफ पता चल रही थी कि जो एग्रीमेंट डिफेंडेंट और प्लेंटिव के हस्बैंड के बीच हुआ था कि प्लेंटिव के हस्बैंड की डेथ के बाद प्लेंटिव को सर्टेन अमाउंट डिफेंडेंट के द्वारा दिया जाएगा और यहाँ पर डिफेंडेंट ने वो देना अमाउंट प्लेंटिव को देना भी शुरू कर दिया था। ये वाली बात यहाँ पर उनके कंडक्ट से भी साबित हो रही थी और इस बात के लिए उन्होंने अपना एडमिशन भी दिया था, मतलब अपनी अभिस्वीकृति भी उन्होंने दी थी। तब यहाँ पर यह डिसाइड हुआ कि ऐसे मामले में जो प्लेंटिव है उसके पास ये राइट होगा कि वह इस प्रकार के एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा सकती है। उसके पास ये राइट होगा कि यहाँ पर वह उस सर्टेन अमाउंट को जितना तय हुआ था उस एग्रीमेंट में वो लेने के लिए यहाँ पर वह एंटाइटल मानी जाएगी। इसका नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है फैमिली अरेंजमेंट। मैं इसमें भी आपको एक केस के माध्यम से क्लियर करूँगी। सुंदरा राज अयंगर वर्सेस लक्ष्मी अम्मल का केस है। इस केस में यह था कि इसमें एक जॉइंट फैमिली थी, उस जॉइंट फैमिली की एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करा गया था और वो जब डिवाइड करी गई उस प्रॉपर्टी को तो जो वहाँ के मेल फैमिली मेम्बर थे उनके बीच में ही उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया गया था। वहाँ पर यह तय करा गया था उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करते समय कि इनकी एक सिस्टर है जो कि अनमैरिड है, जब भी उसकी शादी होगी तो उसकी शादी का खर्चा इन डिपेंडेंट्स के द्वारा जो मेन मेंबर हैं जिनके बीच प्रॉपर्टी डिवाइड की गई है उनके द्वारा ही सारा खर्चा किया जाएगा। अब यहाँ पर जो प्लेंटिव है वो उनकी वही अनमैरिड सिस्टर है। अब वो यहाँ पर अपने उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा रही है। यद्यपि यह बात सत्य है कि जो प्लेंटिव है वो उस टाइम पर उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो डिपेंडेंट्स के बीच हुआ था, मेल मेंबर के बीच हुआ था, वह उस समय पार्टी नहीं थी। लेकिन एक्सेप्शन के तहत आने पर यहाँ पर क्लियर हुआ है कि वो यहाँ पर बेनिफिट ले रही है, वो यहाँ पर बेनिफिशरी बन रही है। ऐसे में उस प्लेंटिव को स्ट्रेंजर होते हुए भी राइट होगा कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाने का राइट रखेगी और यहाँ पर तब जो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका नियम एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट। हम सभी एजेंसी को जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को अच्छी तरह जानते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि अगर कोई एजेंट है और वो थर्ड पार्टी से कोई एग्रीमेंट करता भी है तो यहाँ पर यद्यपि यह जो एग्रीमेंट हो रहा है वो थर्ड पार्टी और एजेंट के बीच हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसको ये राइट होगा यहाँ पर कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता होगा। इसलिए यहाँ ऐसे मामले में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में भी, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट में भी
प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो नियम है वो एप्लीकेबल नहीं माना जाता है। यहाँ पर आज आपका प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शन कंप्लीट हो जाता है।